हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग काफ़ी दिनों से इंतज़ार कर रहे थे, कोई मजबूरी थी तो इसलिए क्लास नहीं ले पा रहा था। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी का चैप्टर नंबर 8, वो क्या था, मेटाबॉलिज्म। तो हम लोग पढ़ रहे हैं कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म के बारे में। और लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था ग्लाइकोलाइसिस के बारे में। अगर आपको याद हो तो क्या पढ़ा था हम लोगों ने, ग्लाइकोलाइसिस, उसके सारे स्टेप्स पढ़े थे और उसके अंदर की जो बातें थी वो सब हम लोगों ने पढ़ लिया था। अब हमको पढ़ना है आज सिट्रिक एसिड पाथवे। क्या पढ़ना है? सिट्रिक एसिड पाथवे, या इसको हम लोग क्रेब्स साइकिल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रेब्स साइकिल। ये बहुत ज़्यादा फेमस है, एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन में से एक टॉपिक ये भी है। ठीक है, सिट्रिक एसिड पाथवे या सिट्रिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं, या इसको क्रेब्स साइकिल भी बोलते हैं, या फिर इसको टीसीए भी बोलते हैं। इसको टीसीए साइकिल भी बोलते हैं, यानी ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। तो क्या होता है सिट्रिक एसिड पाथवे? पहले इसके बारे में थोड़ा मोटा मोटा सा हम लोग पहले समझ लेते हैं, फिर उसके बाद डिटेल में इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो तो आपने पढ़ा था ग्लाइकोलाइसिस। तो ग्लाइकोलाइसिस में हम लोग क्या कर रहे थे, ग्लूकोज को तोड़ रहे थे। ठीक है, तो लास्ट में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, पाइरुवेट। क्या पढ़ा था कि पाइरुवेट पे आके हम लोगों ने रोक दिया था। अब पाइरुवेट से आगे का जो स्टेप है, समझ रहे हैं, ये जो अभी मतलब वहाँ पे वो पूरा ग्लूकोज टूटा नहीं है अभी वहाँ पे हम लोगों को बहुत थोड़ी सी एनर्जी मिली है, बहुत थोड़ी सी क्या है, एनर्जी मिली है। हाँ, एक बात और मैं बता दूं, एनर्जी से ये जो हम लोग कर रहे हैं, ये सिट्रिक एसिड पाथवे, ग्लाइकोलाइसिस, तो ये सब क्यों हो रहा है? अगर कोई पूछे कि ये है क्या, ये क्यों किया जाता है, हमारी बॉडी के अंदर क्यों होता है ये, इसका मतलब फ़ायदा क्या है, तो आप में से बहुत सारे लोगों को मालूम होगा, लेकिन मैं बता दूं जिनको नहीं मालूम है उनके लिए कि ये इसलिए किया जाता है कि जो हमारे सेल है ना, वो क्या है, डायरेक्टली ग्लूकोज को यूज़ नहीं कर सकते हैं। उनको अपना काम करने के लिए, एनर्जी के लिए, उनको जो चाहिए वो क्या चाहिए, एटीपी चाहिए। समझ में आ रही बात? हमारे जो सेल हैं, अलग अलग टाइप के सेल हैं, उनको अपना काम करने के लिए, एनर्जी लेने के लिए उनको चाहिए एटीपी। और ग्लूकोज को हम लोग इसीलिए तोड़ते हैं, चाहे फैट को इसीलिए तोड़ते हैं, चाहे प्रोटीन को हम लोग इसीलिए तोड़ते हैं, ताकि उससे हम लोग क्या है, एटीपी रिलीज कर सकें। और एटीपी क्या है, समझिए एक तरीके से पैसा, जैसे हम लोग खर्च करके अपनी ज़रूरतें पूरी करते हैं, ऐसे ही जो हमारे सेल हैं वो एटीपी को यूज़ करके अपनी ज़रूरतें पूरी करते हैं। ठीक है, तो एटीपी क्या एक तरीके से एनर्जी कह सकते हैं, या कह सकते हैं कैश, जो पैसा होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एटीपी बोलते हैं। उसका फुल फॉर्म आप जानते हैं, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। ठीक, तो हाँ, तो जो ग्लाइकोलाइसिस आपने पढ़ा, तो ग्लाइकोलाइसिस में क्या हो रहा था कि हम लोग ग्लूकोज को तोड़ रहे थे, ग्लूकोज को तोड़ा। अब वो कहाँ पे आ गया, वो आ गया था पाइरुवेट पे। तो पाइरुवेट में 3 कार्बन उसके अंदर बचे थे। ठीक है, ग्लूकोज में 6 कार्बन का ग्लूकोज होता है, उसको हम लोगों ने 2 पार्ट में कर दिया था। तो एक तरफ 3 कार्बन था और एक तरफ 3 कार्बन था, यानी 2 पाइरुवेट हमारे पास बचे थे। पढ़ा तो उसमें पाइरुवेट पे आके वो कंप्लीट हो रहा था। उससे आगे का जो प्रोसेस है, यानी उसको और तोड़ना है और एनर्जी हम लोगों को उससे लेनी है, तो फिर क्या है, वो आगे का वो क्रेब्स साइकिल या सिट्रिक एसिड पाथवे है। तो इसमें क्या होता है, तो इसमें और ज़्यादा उससे एनर्जी हम लोग निचोड़ के निकालते हैं। इसको एक एग्जांपल से समझिए कि अभी गर्मी के मौसम आने वाले हैं, आपने भी गन्ने का जूस पिया होगा तो देखा होगा कि जो गन्ने का जूस निकालता है तो वो क्या करता है, पहले जो गन्ना होता है उसको मशीन में सीधे सीधे डाल देता है ऐसे ही। ठीक है, उसमें से कुछ रस उसका क्या निकल जाता है, कुछ रस क्या करता है, निकाल लेता है, यानी कुछ एनर्जी निकाल लेता है। उसके बाद क्या करता है, उसको तोड़ मरोड़ के फिर उसके अंदर डालता है। तो उसमें से और उसको मतलब मशीन को टाइट कर देता है और इसको मोड़ के और ज़्यादा डालता है, तो और उसमें क्या पूरा निचोड़ लेता है उसका रस। तो जो पहला वाला स्टेप था, जो सीधे सीधे डाला था, वो क्या था, वो था आपका ग्लाइकोलाइसिस। और आगे का जो स्टेप है वो क्या है, सिट्रिक एसिड पाथवे। इसके अंदर और मरोड़ तरोड़ के उसके अंदर जितनी एनर्जी है उसको हम लोग क्या करेंगे, निकाल लेंगे। अब इसको अगर आप मतलब खान सर के भाषा में अगर सुनना चाहेंगे तो क्या कहेंगे, कैसे खान सर अगर इसको पढ़ाएंगे तो कैसे पढ़ाते हो, कहते हैं ये ससुरा जो है ना, ये ग्लूकोज, इसमें क्या है, एनर्जी भरी हुई है, इसमें क्या है, बहुत सारा रस भरा हुआ है। और उसको निकालने के लिए क्या करते हैं, मशीन के अंदर पेरते हैं उसको। तो एक ही बार में पूरा नहीं निकाल लेते हैं, उसको पहले डालते हैं और थोड़ा थोड़ा उसको नरम करते हैं, थोड़ा सा रस निकाल लेते हैं। उसके बाद दूसरी मरतबा जब आता है ना, उसको क्या करता है वो पेरने वाला, उसको पकड़ के तोड़ मरोड़ के उसमें क्या करता है, पूरा घुसेड़ देता है और मशीनियाँ पूरा टाइट कर देता है। और फिर क्या करता है, उसको निकालता है ना, तो चरमरा मरमरा के जितना उसके अंदर एनर्जी है सबको निकाल लेता है ससुरा। समझ में आ रही बात?
तो फिर क्या होता है, तो यही प्रोसेस है कि मतलब ग्लूकोज में से पहले हम लोग एनर्जी निकालते हैं, थोड़ा बहुत निकल जाता है, उसके बाद जब हम क्रेब्स साइकिल में लेके आते हैं तो और ज़्यादा उससे पूरा मतलब निचोड़ लेते हैं और एनर्जी उसकी क्या करते हैं, निकाल लेते हैं। ठीक है, अब ये आपने ये जो पायरूवेट जो ग्लाइकोलाइसिस है वो एरोबिक कंडीशन और एनारोबिक कंडीशन दोनों में होता है, यानी जिसके जो ऑक्सीजन यूज़ करके अपना एनर्जी बनाता है उसमें भी, और जो नहीं करता है ऑक्सीजन यूज़ उसके वहाँ वो भी क्या है, उसके अंदर भी ग्लाइकोलाइसिस होता है और एनर्जी वो बना लेता है अपना। लेकिन अब ये जो क्या कहते हैं, ये जो आगे वाला ये सिट्रिक एसिड पाथवे है ये उसमें नहीं होता है, जो मतलब एनारोबिक है, यानी जो ऑक्सीजन यूज़ नहीं करते अपनी एनर्जी बनाने के लिए, तो उनके अंदर वहीं पे पायरुवेट बनता है और पायरुवेट के बाद फिर क्या वो लैक्टेट बन जाता है, क्या बन जाता है, लैक्टेट बन जाता है। लेकिन अगर वो क्या कहते हैं एरोबिक है, जैसे कि हम लोग हैं तो एरोबिक है, तो फिर हम लोगों को क्या होता है, ऑक्सीजन मिलता है, तो फिर वो जो पायरुवेट है ना वो जाता है कहाँ पे, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। कहाँ जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाता है, और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एंट्री करने के बाद तो वहां पे क्या होता है, ऑक्सीजन होता है, और जैसे ही उसको ऑक्सीजन मिलता है, ऑक्सीजन के संपर्क में आता है, तो वो क्या होता है, उसका एक कार्बन रिलीज हो जाता है। 3 कार्बन था पायरुवेट में, एक कार्बन रिलीज हो जाता है और उसके साथ में एक एंजाइम जुड़ जाता है। क्या होता है, एक एंजाइम जुड़ जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं को एंजाइम। तो वो जो पायरुवेट था वो क्या बन जाता है, एसिटाइल को ए, और जब यहाँ से एक CO2 रिलीज होता है तो उसी के साथ में, यानी जब एक कार्बन रिलीज होता है तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, निकलते हैं, तो उस इलेक्ट्रॉन को भी एक होता है रिसेप्टर, इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर, जिसको आपने बार बार सुना होगा NAD। तो NAD क्या एक तरीके से इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर होता है। समझ में आ रही बात, क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर होता है, जो इलेक्ट्रॉन को रिसेप्ट क्या कहते हैं, अपने अंदर जमा कर लेता है। जैसे पावर बैंक में आप एनर्जी को जमा कर लेते हैं, फिर जरूरत पड़ने पे उसको क्या करते हैं, बाहर निकाल लेते हैं, मोबाइल चार्ज कर लेते हैं, अपना जो भी चार्ज करना करते हैं। ऐसे ही जो NADA है या FADA है, ये क्या है, एक तरीके से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। ये क्या है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेते हैं अपने अंदर, इलेक्ट्रॉन को जमा कर लेते हैं, फिर ये जाते एक प्रोसेस है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के पास, और वहां पे जाके फिर वो रिलीज करते हैं, फिर वहां से क्या ATP बन जाती है। ठीक, तो इतनी बात आपको समझ में आ गई कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जब घुसता है तो एक कार्बन रिलीज हो जाता है उसका, और वो क्या बन जाता है, एसिटाइल को ए। क्या बनता है, एसिटाइल को ए। अब जो पायरुवेट है जब ये एंट्री करता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, तो ये डायरेक्टली क्रेब्स साइकिल के अंदर एंट्री नहीं कर सकता है, डायरेक्टली क्या है, क्रेब्स साइकिल के अंदर नहीं जा सकता पायरुवेट, तो उसको फिर बदला जाता है एसिटाइल को ए। जो पायरुवेट था वो क्या बन जाता है, एसिटाइल को ए। अब ये एसिटाइल को ए क्या है, क्रेब्स साइकिल के अंदर घुसता है। अब ये क्रेब्स साइकिल कहाँ पे होता है, तो आपको पता है कि जब ये क्या कहते हैं पायरुवेट माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर घुस गया है, उसी के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, जैसे कि मान लीजिए ये माइटोकॉन्ड्रिया आपका, ठीक, ये मान लीजिए आपका माइटोकॉन्ड्रिया, ये ठीक है, तो ये इसका होता है आउटर मेम्ब्रेन, एक होता है इनर मेम्ब्रेन। तो पहले पायरुवेट इसके अंदर घुसता है, ठीक है, पायरुवेट यहाँ पे घुसा, बन गया। अब उसके बाद ये क्या बन जाता है, एसिटाइल को ए। तो अब एसिटाइल को ए इसके अंदर घुसता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं, इसके अंदर जब घुसता है इसको क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स। यानी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कुछ मटेरियल्स है, कुछ लिक्विड्स है, उसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं, एंजाइम वगैरह हैं, उसके अंदर क्या एंजाइम है और भी जो सारी जरूरतें पड़ती हैं ये क्रेब्स साइकिल के लिए, ये इसके अंदर क्रेब्स साइकिल होता है। यानी एक पूरा स्टेप है, बहुत सारे, जैसे कि आपने ग्लाइकोलाइसिस के अंदर देखा बहुत सारे स्टेप्स हैं, बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं, ऐसे ही इसके अंदर बहुत सारे रिएक्शन होते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं क्रेब्स साइकिल। ठीक, तो इतना आपको समझ में आ गया। अब हम लोग चलते हैं असल अपने मुद्दे पे। ठीक है, ये पायरुवेट क्या बनता है, एसिटाइल को ए। क्या बन जाता है, एसिटाइल को ए, और यहां से एक हमको NaDH भी मिल जाता है, ये याद रखिएगा, एक NaDH यहां से मिल जाता है, यहां पे एक कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाता है, एसिटाइल को ए बन जाता है। एसिटाइल को ए आपको नहीं दिख रहा होगा, कोई बात नहीं, आपको क्या कहते हैं PDF में ये दिख जाएगा। ठीक है, एसिटाइल को ए बन जाता है ये। अब ये उसके बाद क्या होता है, ये पूरा प्रोसेस होता है। क्या होता है, ये पूरा प्रोसेस होता है, कितना, ये 8 स्टेप में होता है। अब ये आप कैसे याद करेंगे, तो मैंने एक आपके लिए ट्रिक, तो मैं आपके लिए एक ट्रिक लेके आया हूं आपको याद करवाने के लिए। जैसे आपने वो वाला याद किया था, उतना मतलब उतने अच्छे से कहानी नहीं है, लेकिन सिर्फ एक सेंटेंस है, एक निमोनी है जिससे आप इसको याद कर सकते हैं। तो वो क्या है देखते हैं। तो याद रखिएगा, CASSFMA। ठीक है, अब इसको कैसे याद करेंगे, तो CA साले सब
फ्रॉड मेडिकल ऑफिसर। और इन्हीं से आपको ये क्या है, ये जितने हैं ना 1 2 3 4 5 6 7 8, ये जो 8 हैं इन्हीं से 8 स्टेप्स हैं, 8 रिएक्शन होते हैं, 8 अलग अलग तरह की चीज़ें बनती हैं। तो ये पूरा क्रेब्स साइकिल आपका होता है। तो सबसे ज़रूरी पहले ये है कि आप ये स्टेप्स याद कर लेते हैं ना, तो फिर आगे की प्रोसेस आपके लिए आसान है, वो 2-4 मिनट में आपको याद हो जाता है। तो सबसे पहले सी से क्या होगा, तो सी से होगा आपका सिट्रेट। ठीक है, क्या होगा, आप जब एग्जाम में अगर लिखिएगा ना तो पहले ये तरीका इख्तियार करिएगा, इस तरीके से आपको आसानी हो जाएगी। तो सिट्रेट पहले लिख लिया, ठीक है, उसके बाद आगे एरो लगाना है ऐसे। उसके बाद क्या होगा, सी आई है तो आई से आइसोसिट्रेट, आसान है। सिट्रेट से क्या बना देंगे, इसी का आइसोमर, तो ये हो जाएगा आइसोसिट्रेट। ठीक है, आइसोसिट्रेट हो गया। उसके बाद ए से, तो इससे हो जाएगा अल्फा, अल्फा जानते हैं, अल्फा कीटो ग्लूटेरेट। ठीक है, या ग्लूटेरिक एसिड भी कर सकते हैं, ग्लूटेरेट, अल्फा कीटो ग्लूटेरेट। ठीक है, अल्फा कीटो ग्लूटेरेट, ए से हो गया। और एस से, तो ये भी आसान है, आप इसको पढ़ भी चुके होंगे कई बार। तो एस से बन जाएगा आपका सक्सीनाइल को ए, क्या बनेगा, सक्सीनाइल को ए। ठीक है, सक्सीनाइल को ए। फिर उसके बाद आप आगे इसको बढ़ाएंगे और एक एरो और लगाइए, और वो वाला और आसान है। दूसरा एस कहाँ गया यार, जो दूसरा एस है हमारा, उससे क्या बन जाएगा आपका सक्सीनेट। तो सक्सीनाइल को ऐसे सक्सीनेट आसान है। ठीक है, सक्सीनेट, आप इसकी 1-2 बार प्रैक्टिस करिएगा तब आपको ये याद हो जाएगा। पहले ये आपको ध्यान में रखिएगा, ठीक है, उसके बाद 1-2 बार हर एक से याद करेंगे तो याद हो जाएगा। सक्सीनाइल को है, उसके बाद सक्सीनेट, उसके बाद क्या है एफ, यानी फ्रॉड मेडिकल ऑफिसर। तो एफ से आप कई बार इसको पढ़ चुके हैं, फ्यूमेरेट। क्या है, एफ से क्या हो जाएगा, फ्यूमेरेट। अब आप कहेंगे कहाँ पढ़ा है, तो आपने फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के अंदर पढ़ा है, जो आयरन डिफिशियंसी वाली जो दवाएं होती है उसमें आता है। उससे क्या हो जाएगा, फ्यूमेरेट। उसके बाद क्या है आपका एम, एम से ये भी आसान है, मेलेट। क्या है, मेलेट। ठीक, उसके बाद क्या बचा, ए, सॉरी, मेडिकल ऑफिसर है ना, तो ऑफिसर में ओ आएगा, क्या आएगा, ओ, मेडिकल ऑफिसर। ठीक है, ये क्या है, FMO, मेडिकल ऑफिसर। तो अब एफ से, ओ से क्या हो जाएगा, तो ऑक्जेलो एसीटेट, ऑक्जेलो एसीटेट। ठीक है, तो ये आपको पहले अपना ये पूरा स्टेप याद रखना है। ठीक है, सी से क्या हो जाएगा आपका सिट्रेट, आई से हो जाएगा आइसोसिट्रेट, ए से हो जाएगा आपका अल्फा कीटो ग्लूटेरेट, और एस से क्या हो जाएगा सक्सीनाइल को ए, और दूसरा एस से क्या हो जाएगा सक्सीनेट, एफ से क्या हो जाएगा आपका फ्यूमेरेट, एम से क्या हो जाएगा मेलेट, और ओ से आपका ऑक्जेलो एसीटेट। ठीक है, ओ से क्या हो जाएगा ऑक्जेलो एसीटेट। तो ये इतना आपको याद हो गया। अब इससे हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हम लोग थोड़ा सा काम कर लेते हैं। तो आपका क्या बन के आया था, ये पाइरुवेट से क्या बन के आया था, एसिटाइल को ए। तो ये आपका हो गया एसिटाइल को ए। ठीक, एसिटाइल को ए में 2 कार्बन होते हैं, इसलिए कि एक कार्बन निकल जाता है। पहले तो पाइरुवेट के अंदर 3 कार्बन थे, फिर उसके बाद एक कार्बन कब निकला, जब ऑक्सीजन, जब उसके साथ में क्या हुआ, क्या कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकला, नहीं वहाँ पे ऑक्सीजन मिलता है, उसके बाद एक कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाता है, तो 2 कार्बन इसके पास बच गए। ठीक है, उसके बाद जैसे ही इसकी एंट्री होती है अंदर, जैसे ही इसका क्या है एसिटाइल को ए अंदर आता है, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर का मैट्रिक्स है। ये सारा काम कहाँ पे होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर का जो मैट्रिक्स होता है उसके अंदर होता है। ठीक है, तो जैसे ही ये इसके अंदर एंट्री करता है, ये तैयार बैठा रहता है, कौन, ऑक्जेलो एसीटेट। तो ये एसिटाइल को ए आए और फिर मैं उसके साथ जाके बाइंड कर लूँ, उसके साथ मिल जाऊँ। तो ये जो होता है ना, इसके पास 4 कार्बन रहते हैं, 4 कार्बन का मॉलिक्यूल होता है ऑक्जेलो एसीटेट। तो जैसे ही एसिटाइल को ए आता है, इसके पास 2 कार्बन के मॉलिक्यूल होते हैं। ठीक, तो जैसे ही ये इसके पास आता है, फौरन ये क्या करता है, इसके साथ मिलता है। तो ये कितने, 4 कार्बन इसके होते हैं और 2 कार्बन इसके होते हैं। तो ये इसके साथ जैसे मिलता है तो ये 6 कार्बन का बन जाता है, और फिर ये जो को ए है ना उसको बाहर कर देता है। ये CO क्या होता है, को यानी को ए एंजाइम, वो बाहर रिलीज हो जाता है। तो क्या बन जाता है, सिट्रेट बन जाता है, बाहर निकलता है। तो 6 कार्बन का एक मॉलिक्यूल आपको मिलता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिट्रेट। ठीक है, सिट्रेट, ये हमको सिट्रेट मिल गया। ठीक, तो सिट्रेट है, 6 मॉलिक्यूल का होता है। तो ये आइसोमर होता है किसका, आइसोसिट्रेट का। तो ये क्या बन जाता है, आइसोसिट्रेट बन जाता है। ठीक है, क्या होता है, ये आइसोसिट्रेट बन जाता है। ये भी 6 मॉलिक्यूल कार्बन का, सॉरी, ये भी क्या है, इसका आइसोमर है। कितना कार्बन, इसमें भी 6 कार्बन होते हैं। ठीक है, 6 कार्बन इसमें, 6 कार्बन इसमें। केमिकल फॉर्मूला इनका क्या अलग, फॉर्मूला सेम है, सिर्फ स्ट्रक्चर अलग अलग है। ठीक है, तो एक दूसरे के आइसोमर है। यहाँ तक आपको कुछ नहीं करना है। उसके बाद
अब आपको ध्यान देना है, अब ये जो आइसोसिट्रेट है ना, ये यहाँ पे आने के बाद क्या होता है, एक कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से बाहर रिलीज हो जाता है, CO2 एक बाहर रिलीज होता है, ठीक। और जब ये रिलीज होता है तो फिर क्या होता है समझिए, एक तरीके से इलेक्ट्रॉन निकलता है। जब कार्बन का टूटता है तो एक तरीके से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन निकलता है। अब इलेक्ट्रॉन से ही हमको एनर्जी मिलती है। तो कभी ऐसा होता है कि मतलब एनर्जी जो बनती है वो डायरेक्टली ATP बन जाती है, उसको हम लोग बोलते हैं सबस्ट्रेट लेवल। क्या बोलते हैं, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, ठीक है। तो वहाँ पे डायरेक्टली एनर्जी बन जाती है जब ATP वगैरह होता है। लेकिन जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है तो एक दूसरा तरीका ये होता है कि उस इलेक्ट्रॉन को कोई अपने अंदर क्या करता है, कैच कर लेता है, अपने अंदर जमा कर लेता है, और फिर वो बाहर बाद में जाके माइटोकॉन्ड्रिया का जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होता है उसके पास जाके उसको देता है, तो फिर वहां से वो ATP बना देता है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जब एक कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, कार्बन बाहर निकलता है, तो फिर यहाँ पे क्या होता है, NAD आ जाता है। उस कार्बन को, उस इलेक्ट्रॉन को अपने पास अंदर लेने के लिए उसको जमा कर लेता है, NAD+, ठीक है। तो वो क्या बन जाता है, अब NADH बन जाता है, ठीक। NADH बन गया, एक प्रोसेस ये हो गया। अब ये याद रखिएगा, यहाँ पे एक कहाँ पे बनता है, आप कैसे ये याद करेंगे कि कहाँ कहाँ पे ये हो रहा है, तो मैं सब बताऊंगा आपको, याद भी करवाऊंगा, ठीक है। पहले ये प्रोसेस देख लीजिए इसके क्या क्या हो रहे हैं, ठीक। उसके बाद फिर ये अब जो ये 6 कार्बन का था मॉलिक्यूल, ये 5 का रह जाता है। कितने का, 5 कार्बन का मॉलिक्यूल रह जाता है, 3 2 5, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है, फिर यहाँ से एक कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाता है, CO2 एक और रिलीज होता है, और क्या होता है, NAD आता है, और क्या करता है, यहाँ से एक NADH बन जाता है, फिर DH, ठीक। NADH2 भी कर देंगे तब भी चल जाएगा। तो अब ये जब यहाँ से ये 5 कार्बन का था, ठीक है, तो ये क्या होता है, यहाँ से एक कार्बन और कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया, तो ये कितने कार्बन का हो गया, 4 कार्बन का मॉलिक्यूल रह जाता है। लेकिन साथ में इसके साथ में एक यहाँ पे इंजाइम और की इंट्री के जो को इंजाइम निकला था ना, उसकी एंट्री हो जाती है। ये तैयार बैठा रहता है, जब मौका मिलता है इसको अंदर घुसता है, तो यहाँ पे को इंजाइम की एंट्री हो जाती है, ठीक है। को इंजाइम की एंट्री हो जाती है, तो वो क्या बन जाता है, सक्सिनाइल CoA। अब ये जो सक्सिनाइल CoA है, फिर यहाँ पे जो CoA की एंट्री हुई, वो फिर क्या होता है, वो रिलीज हो जाता है, CoA क्या हो जाता है, रिलीज हो जाता है। और क्या होता है इसके अंदर, तो यहाँ पे क्या होता है, तो यहाँ पे GTP बनता है। क्या बनता है, GTP। लेकिन आप GTP न लिख के आप सीधे लिखिएगा, क्या बनता है, ATP बन जाता है। क्या बनता है, सॉरी, ATP बनता है। GTP वगैरह उस चक्कर में, GTP के चक्कर में नहीं पड़िएगा, आप सीधे लिख दीजिएगा यहाँ पे क्या बनता है, ATP, और ADP यूज होके ATP बन जाता है। क्योंकि जो GDP और GTP है वो भी कन्वर्ट होकर तुरंत फिर ATP बन जाता है, तो इसलिए क्या है, सॉरी, ATP, ठीक है। इतना आपको याद हो गया। अब ये सक्सिनाइल CoA है, ये 4 कार्बन का था, तो ये 4 ही कार्बन का रहता है, ठीक है। 4 कार्बन का मॉलिक्यूल, ये 16 ये भी रह जाता है, ठीक। यहाँ से सिर्फ इसका CoA एंजाइम रिलीज होता है, और सक्सिनेट 4 कार्बन का मॉलिक्यूल बच जाता है अपने पास। अब उसके बाद क्या होता है, ये सक्सिनेट है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, फ्यूमेरेट में। जब ये फ्यूमेरेट में कन्वर्ट होता है तो फिर एक यहाँ पे क्या होता है, आपको एनर्जी हम लोगों को मिल जाती है। तो यहाँ पे FAD एनर्जी, क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर यूज होता है, FAD। जैसे कि NAD है, ऐसे ही FAD है, समझिए एक दूसरे के भाई हैं दोनों। तो ये क्या देता है हमको, FADH। इतना याद रखिएगा कि जो NADH है उसको जब हम लोग क्या कहते हैं, लाके फॉस्फोराइलेशन कराते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर, तो इससे 3 एनर्जी हमको मिलती है, और इससे हमको 2 एनर्जी मिलती है, ठीक है। कितनी, इससे 2 मिलती है, और इससे हमको 3 एनर्जी मिलती है। अभी जो ये क्या कहते हैं, फ्यूमेरेट है, अब ये क्या है, 4 कार्बन का मॉलिक्यूल रहता है, ठीक है। ये कितना है, 4 कार्बन का मॉलिक्यूल अब भी बाकी रहता है, फ्यूमेरेट। उसके बाद ये चेंज हो जाता है, क्या बनता है, मेलेट बनता है। क्या बनता है, मेलेट। इसी के साथ में इसमें H2O की एंट्री हो जाती है, समझ लिए पानी इसके अंदर मिल जाता है। ये जो मेलेट है ये भी क्या है, 4 कार्बन का मॉलिक्यूल है, ठीक। 4 कार्बन रह जाते हैं। ये 4 कार्बन कौन से, एसिटाइल को वाले नहीं, बल्कि जो ये ऑक्जेलो एसीटेट के थे वही 4 कार्बन अब भी चले आ रहे हैं, ठीक। और उसके बाद फिर क्या है, ये ऑक्जेलो एसीटेट बन जाता है। तो ये 4 कार्बन का मॉलिक्यूल है जो पहले से है, ठीक है। 4 कार्बन का मॉलिक्यूल होता है। लेकिन यहाँ पे फिर क्या होता है, NAD, यहाँ पे फिर एक समझिए इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है, तो NAD आता है, उसको अपने पास एक्सेप्ट कर लेता है और बन जाता है NADH, ठीक है। NADH बन जाता है। तो ये पूरा प्रोसेस, और फिर जब NADH बन के फिर ये क्या है, ऑक्जेलो एसीटेट फिर बन के तैयार रहता है। दोबारा फिर कोई एसिटाइल कोई अंदर आएगा तो फिर उसके साथ मिलके फिर पूरा ये प्रोसेस चलता रहता है। इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं क्या, साइकिल। साइकिल क्यों बोलते हैं, ग्लाइकोलाइसिस को तो साइकिल नहीं बोलते हम लोग ना,
ग्लाइकोलाइसिस को साइकिल बोलते हैं? नहीं बोलते हैं। इसको क्यों बोलते हैं कि ये जो पहले था ना फिर से दोबारा वही आके बन जाता है। ऑक्जेलोएसीटेट 4 कार्बन का मॉलिक्यूल था, फिर दोबारा से जब पूरा प्रोसेस होने के बाद फिर 4 कार्बन का मॉलिक्यूल बन के बचा रहता है। समझ में आ रही बात? तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, वो क्या कहते हैं, क्रेब्स साइकिल, या कोई भी आप देखेंगे TCA साइकिल, सिट्रिक एसिड साइकिल या पाथवे, तो साइकिल इसलिए बोलते हैं कि ये जो पहले था वही बाद में बन के फिर तैयार रहता है, फिर दोबारा से वही काम करना शुरू कर देता है। तो ये पूरा प्रोसेस चलता है। अब इसको आप कैसे याद करेंगे कि कहाँ पे क्या होता है? इससे पहले कि हम लोग आगे बढ़ें, एक बात ध्यान रखिएगा कि मैंने अब तक आपको जो भी मैंने पढ़ाया, आपको सारा क्या कहते हैं PDF मैंने फ्री में अवेलेबल कराया। याद होगा आपको, मैंने सारे PDF या तो डिस्क्रिप्शन में दे देता था या क्या कहते हैं टेलीग्राम ग्रुप पे डाल देता था, जो कि 7 चैप्टर तक सारे सब्जेक्ट के फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। आगे के जो चैप्टर है इसका जो PDF है वो आप लोगों को उस वक्त मिलेगा जब आप हमारा सब्सक्रिप्शन लेंगे। यानी हमने सिर्फ बहुत थोड़ी सी कीमत लगाई है। अगर आपको देखा जाए तो पूरे आपके जितना सिलेबस का पूरे जो चैप्टर है, तकरीबन 100 चैप्टर बनते हैं। मतलब अगर एक मोटा मोटा सा हिसाब लगाया जाए तो मैंने एक चैप्टर के लिए 1 रुपये का सिर्फ फीस लगाई है। अगर आपको ये पूरा मतलब जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ अभी, जो भी मैं आगे अब पढ़ाऊँगा, यहाँ से आगे अब जो भी मैं पढ़ाऊंगा, तो उसके लिए आपको PDF वाइट बैकग्राउंड में मैं बना के दूंगा बहुत अच्छे से, ताकि आप उसका प्रिंट आउट निकलवा सकें। लेकिन वो पेड ग्रुप है, सिर्फ उन्हीं लोगों को दिया जाएगा जो एक चैप्टर के लिए 1 रुपया देंगे, और आप सारा मतलब सब मिला के एक साथ 100 रुपया देते हैं। उसके लिए आपको क्या है, ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप, उसके अंदर जुड़ जाइए, वहाँ पर सारा आपको फ़ोन नंबर वगैरह मिल जाएगा। ठीक है, फिर वहाँ से जब आप पेमेंट कर देते हैं तो आपको उसका स्क्रीनशॉट भेज दीजिए हमको व्हाट्सअप नंबर पे। वही नंबर जिस पे आप पेमेंट करेंगे उसी से आप हमको व्हाट्सअप कर दीजिए, वहाँ से फिर आपको पेड ग्रुप के अंदर जोड़ दिया जाएगा। तो चलिए अब आगे पढ़ते हैं। समझ में आ रही बात? तो अगर देखिए, एक तो बात इसमें इंजाइम के चक्कर में आपको नहीं पढ़ना है, और ये जो CoA की एंट्री हो रही है और बाहर निकलना, अगर ये भी ना याद हो तो कोई बात नहीं, आप छोड़ दीजिएगा। सिर्फ आप इतना याद रख लीजिएगा कि कहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है और कहाँ पे NADH या FADH या ATP ADP बन रहा है। बस इतना अगर आप लिख देते हैं तो समझ लीजिए आपको पूरा नंबर मिल जाएंगे। तो कैसे आप इसको याद करेंगे? तो देखिए, सबसे पहले आपको ये नंबरिंग इसकी याद होनी चाहिए। ये पॉइंट नंबर 1, ये क्या है पॉइंट नंबर 2, ये पॉइंट नंबर 3, इसके बाद ये क्या है पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 5, पॉइंट नंबर 6, पॉइंट नंबर 7, और ये क्या है फिर आपका पॉइंट नंबर 8। ठीक है, ये क्या हो गया आपका, ये सारे इतने, ये 8 मतलब पॉइंट होते हैं इसमें, ये 8 स्टेप्स होते हैं, ये याद होना चाहिए। तो आप अगर इसको नंबरिंग से याद करना चाहेंगे ना, तो देखिए ये कि जो पॉइंट नंबर 2 है, 3 है, 4 है, 5 है और जो 7 है, इतने पे क्या होता है, आप मतलब काम होता है ज़्यादा, और यहाँ से हमको कुछ ना कुछ मिलता है। ठीक, यहाँ से कुछ ना कुछ हमको क्या मिलता है। तो पॉइंट नंबर जो आपका 2 है, यानी अब उस पे मिलता है। पॉइंट नंबर 3 पे आपको क्या है NADH मिल जाता है। ऐसे ही क्या है आपको पॉइंट नंबर 4 पे क्या है ATP मिल जाता है। पॉइंट नंबर 5 पे आपको FADH2 मिल जाता है, FADH2 मिल जाता है। ऐसे ही पॉइंट नंबर 7 पे, तो ये पॉइंट याद कर सकते हैं आप, 2, 3, 4, 5, 6 छोड़ना, फिर 7वें पे आपको मिल जाता है। तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। और दूसरा है कि कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ पे रिलीज होता है, कहाँ पे नहीं होता है। तो सिर्फ 2 ही जगह इसमें कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। कहाँ पे? एक जो ये है ना अल्फा कीटोग्लूटारेट है, एक उससे पहले और उसके बाद में 2 जगह कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, रिलीज होता है। अब इसमें जो आपको मेन चीज ध्यान रखना है कि हमको ये पूरा प्रोसेस हो गया, कितनी एनर्जी मिली, कितनी, एक क्वेश्चन पूछ लेता है कि कितनी एनर्जी, सारा काम तो एनर्जी के लिए हो रहा है। समझ में आ रही बात? तो ये पूछेगा कि कितनी एनर्जी हमको मिलती है। तो सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना है, हम लोगों ने क्या पढ़ा था, ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है, तो ग्लाइकोलाइसिस में हमको कितना एनर्जी मिल रहा था। तो हम लोगों ने, शायद मैंने पढ़ाया था, नहीं पढ़ाया था, याद नहीं आ रहा है, एक बार बता देता हूँ जल्दी जल्दी। तो यहाँ पे एक ATP क्या होता है, हम लोग ATP अपना वेस्ट करते हैं। एक ATP यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, अपना वेस्ट कर देते हैं। तो 2 ATP हमारा क्या हो गया, लॉस हो गया। ठीक है, 2 ATP लॉस होता है। फिर उसके बाद हमको एक NADH यहाँ से मिल जाता है। ठीक है, NADH मिल गया। ठीक, एक यहाँ से मिल जाता है और 2 ATP और मिल जाते हैं हमको। ठीक है, क्या है, 2 ATP और मिल जाते हैं। तो टोटल कितना हो जाता है, 8 हमको मिल जाता है। यहाँ से 2 ATP लॉस कर दिया हम लोगों ने, इससे हमको 3 क्या है। और ये भी मैंने बताया था कि ये जो प्रोसेस होता है इसके नीचे वो डबल होता है। तो 2 NADH हो गया, तो कितना हो जाएगा, यहाँ से हमको 6 एनर्जी इससे मिल जाएगी, 6 ATP हमको इससे मिल जाते हैं। और फिर 2 जगह ATP बनता है इधर। ठीक है, तो 2 जगह ATP से हमको कितना मिल जाएगा, 4। तो 6 4 10, 10 में से 2 माइनस कर देंगे तो 8 ATP हमको समझ लीजिए यहाँ पे मिल रहा है। कितना, 8, इसको याद रखिएगा।
8 एटीपी हमको यहाँ से मिल गया। अब इसके अंदर कितने NADH बने, तो 3 NADH बनते हैं। कितना? 3, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, ठीक है। तो 3 NADH से कितना हमको मिलेगा, तो क्या कहते हैं, 1 से 3 मिल रहा है, तो 3 त्रिक 9, कितना हो गया 9, ठीक है। तो 9 यहाँ से मिल गया 1 से। अब ये जो साइकिल होता है ना, आपको मालूम होगा कि एक ग्लूकोज जब मतलब रिलीज होता है तो 2 पायरुवेट में बनता है। तो पहले एक पायरुवेट अंदर आता है, पूरा एक क्रेब साइकिल चलता है, फिर दूसरा पायरुवेट आता है, पूरा क्रेब साइकिल चलता है। तो इसमें 2 बार होता है। तो 9 दूनी 18 हो जाएगा आपको, कितना? 18, ठीक है। तो 18 एटीपी आपको ये NADH से मिल गए, और एक यहाँ से मिल रहा है, तो कितना हो गया +1, 18 + 1, और फिर 2 यहाँ से हमको मिल जाते हैं। 2 यानी समझिए 2 के मतलब 2 यानी 4, चूंकि डबल होता है ना सारा काम, तो कितना हो गया, हाँ ये भी, ये 1 नहीं बल्कि यहाँ से 2, 1 मिलता है, तो ये डबल होता है पूरा प्रोसेस, तो 2 हो जाएगा। और प्लस कितना हो जाएगा, यहाँ से हमको 4 मिलता है, तो कितना हो जाएगा 18, 2 20, 20 4 24, यानी एक क्रेब साइकिल में हमको खाली क्रेब साइकिल के अंदर 24 मिलता है। और 24 में आप क्या कहते हैं 8 और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 12 हो गया। और ये 12 और 3 और 1 2 32, तो ये 32 नहीं हो रहा। अभी ध्यान दीजिएगा, मैंने बताया था कि एक NADH यहाँ पे भी तो मिलता है हमको, तो एक NADH यहाँ से मिल रहा है, तो 3 यहाँ से मिल गया, और 3 और ये जब 2 बार होता है तो कितना हो जाएगा 6, तो कितना हो जाएगा 32 और 6 कितना हो जाएगा 38, ठीक है। तो कितने ATP मिलते हैं टोटल हमको, 38। याद हो गया होगा आपको कि कितने ATP मिलते हैं टोटल हमको, 38 ATP मिलते हैं। 8 हमको मिल जाते हैं क्रेब साइकिल के अंदर, 8 हमको मिल जाते हैं किसमें, ग्लाइकोलाइसिस के अंदर। और फिर एक क्रेब साइकिल के अंदर हमको क्या कहते हैं, एक क्रेब साइकिल के अंदर हमको कितना मिलते हैं 12, एक क्रेब साइकिल के अंदर हमको 12 ATP मिलते हैं। ये भी याद रखिए, क्वेश्चन पूछ लेता है कि एक क्रेब साइकिल जब पूरा कंप्लीट होता है तो कितना मिलता है एनर्जी, तो हमको 12 मिल जाते हैं। लेकिन 2 पायरुवेट आते हैं तो उससे हमको 24 मिल जाता है। और फिर 8 क्या कहते हैं 6 ATP हमको कहाँ से मिलता है, इससे मिल जाता है, 6 ATP यहाँ से मिल जाता है। अब एक बात और ध्यान रखिएगा कि ये पूछ लेता है कि जो मतलब NADH है, ये इनसे एनर्जी हमको कब मिलती है, तो ये समझिए कि ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। मैं जल्दी जल्दी बना रहा हूँ, स्ट्रक्चर थोड़ा हो सकता है आगे पीछे हो जाए। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया, तो यहाँ पे एक जगह होती है, उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन। तो ये जो NADH है ना, ये डायरेक्टली हमको एनर्जी नहीं देते हैं, वो आते हैं इसके पास में यहाँ पे। और ये सारा काम भी कहाँ हो रहा है, ये इसके अंदर हो रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे समझ लिए NADH बना, तो ये यहाँ से निकल के यहाँ पे आता है, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन होता है। यानी ये समझ लीजिए कि एक तरीके से बैंक है, और ये एनर्जी अपने पास, ये जो NADH है वो क्या एक तरीके से चेक है, ठीक है। एनर्जी है उसके पास, पैसा तो है लेकिन कैश नहीं है, वो चेक है। तो वो चेक लेके आता है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन के पास, और फिर वहाँ पे ऑक्सीजन वगैरह होता है, फिर वहाँ पे फॉस्फोराइलेशन होता है, और फिर वहाँ से फिर क्या बनता है, ATP बन जाती है। हाँ, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि एक चीज़ और ध्यान रखिए, मैंने वो पढ़ाना भूल गया था। ये देखिए कि क्रेब साइकिल है क्या, मैं बता रहा था लेकिन इसको पढ़ नहीं पाया था। तो ये क्या है, इट इज़ द कॉमन मेटाबॉलिक पाथवे फॉर कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन। समझ में आ रही बात, ये सिट्रिक एसिड पाथवे है या क्या कहते हैं ये क्रेब साइकिल जो भी है, तो ये क्या है, इट इज़ द कॉमन मेटाबॉलिक पाथवे ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन। समझ में आ रही बात, इसका क्या मतलब है कि जो क्रेब साइकिल है उसके अंदर सारों का मतलब आके एक तरीके से एनर्जी निचोड़ी जाती है। कार्बोहाइड्रेट का आपने देख लिया, ग्लूकोज का, ऐसे क्या है प्रोटीन का भी होता है, ऐसे क्या फैट का भी होता है। लेकिन ये बात याद रखिएगा कि चाहे फैट हो, चाहे प्रोटीन हो, चाहे कार्बोहाइड्रेट हो, डायरेक्टली इसके अंदर इंटर नहीं हो पाते हैं, बल्कि उनको पूरा एक प्रोसेस होता है। उसके बाद वो भी क्या होता है, पायरुवेट बनते हैं। फिर पायरुवेट क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एंट्री करता है, और फिर एंट्री करने के बाद वो एसिटाइल CoA बनता है, फिर पूरा प्रोसेस चलता है, ठीक है ना। तो ये जितने भी चाहे फैट हो, चाहे कार्बोहाइड्रेट हो, चाहे फैट हो, वो डायरेक्टली एंट्री नहीं कर पाते हैं, बल्कि पहले उनको क्या बनना पड़ता है, पायरुवेट बनना पड़ता है, या एसिटाइल CoA बन जाए अगर, तो एसिटाइल CoA बनने के बाद फिर ये सारा प्रोसेस चलता है। तो लेकिन ये जितने भी चाहे फैट हो, कार्बोहाइड्रेट हो, या क्या कहते हैं प्रोटीन हो, वो फिर सब इसके अंदर आ जाते हैं। इसलिए इसको कहा कि ये कॉमन क्या है, पाथवे है, ठीक है। इसलिए इसको क्या कहा कि ये कॉमन मेटाबॉलिक पाथवे है। वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है और मैं भी बोलते बोलते अब थक गया हूँ, इसीलिए इसी पे अब हम लोग इस वीडियो को कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग अब पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपको भी भूख प्यास लगी होगी, जाके खाना वगैरह खाइए।
फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में। अगर ये हमारी कोशिश आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। हाँ, इससे पहले कि हम लोग आगे बढ़ें एक बात ध्यान रखिएगा कि मैंने अब तक आपको जो भी मैंने पढ़ाया आपको सारा क्या कहते हैं PDF मैंने फ्री में अवेलेबल कराया। याद होगा आपको, मैंने सारे PDF या तो डिस्क्रिप्शन में दे देता था या तो फिर मैं क्या टेलीग्राम ग्रुप पे अब क्या कहते हैं टेलीग्राम ग्रुप पे डाल देता था, जो कि 7 चैप्टर तक सारे सब्जेक्ट के फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। आगे के जो चैप्टर है इसका जो PDF है वो आप लोगों को उस वक्त मिलेगा जब आप हमारा सब्सक्रिप्शन लेंगे। यानी हमने सिर्फ बहुत थोड़ी सी कीमत लगाई है। अगर आपको देखा जाए तो पूरे आपके जितना सिलेबस का पूरे जो चैप्टर है तकरीबन 100 चैप्टर बनते हैं। मतलब अगर एक मोटा मोटा सा हिसाब लगाया जाए तो मैंने एक चैप्टर के लिए 1 रुपये का सिर्फ फीस लगाई है। अगर आपको ये पूरा मतलब जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ अभी, जो भी मैं आगे अब पढ़ाऊँगा यहाँ से आगे अब जो भी मैं पढ़ाऊंगा तो उसके लिए आपको PDF वाइट बैकग्राउंड में मैं बना के दूंगा बहुत अच्छे से, ताकि आप उसका प्रिंट आउट निकलवा सकें। लेकिन वो पेड ग्रुप है, सिर्फ उन्हीं लोगों को दिया जाएगा जो एक चैप्टर के लिए 1 रुपया देंगे और आप सारा मतलब सब मिला के एक साथ 100 रुपया देते हैं। उसके लिए आपको क्या है, ग्रुप है व्हाट्सएप ग्रुप, उसके अंदर जुड़ जाइए, वहाँ पर सारा आपको फ़ोन नंबर वगैरह मिल जाएगा। ठीक है, फिर वहाँ से जब आप पेमेंट कर देते हैं तो आपको उसका स्क्रीनशॉट भेज दीजिए हमको व्हाट्सअप नंबर पे। वही नंबर जिस पे आप पेमेंट करेंगे उसी से आप हमको व्हाट्सअप कर दीजिए, वहाँ से फिर आपको पेड ग्रुप के अंदर जोड़ दिया जाएगा। थैंक यू सो मच।